ठीक है सर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। शिक्षा में ये दार्शनिक विचारधाराओं का बहुत महत्व है और हम भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की बात कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ पाश्चात्य विचारधारा जो है आदर्शवाद, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम दो हिस्सों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। पहला सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक, और दूसरा शैक्षिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्षों में हम ये जानेंगे कि प्रकृतिवाद आखिर है क्या, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है, कौन कौन इसके समर्थक और इसको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके विविध जो रूप हैं प्रकृतिवाद के, जो प्रचलित हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके मूल सिद्धांत कौन से हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार मेटाफिजिक्स क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार एक्जियोलॉजी क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनकी वकालत करता है प्रकृतिवाद, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस हिस्से में हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। नेचुरलिज्म का क्या है, शिक्षा क्या है प्रकृतिवाद के अनुसार, और देखेंगे हम कि शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं, शिक्षण विधियां क्या बताई हैं। साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है प्रकृतिवाद में, वो हम देखेंगे। और देखेंगे कि वर्तमान शिक्षा के लिए प्रकृतिवाद की क्या देन है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की जो शुरुआत मानी जाती है वो बहुत पहले से मानी जाती है, और वो मानी जाती है, हिप्पोक्रेटस एक विद्वान हुए हैं ग्रीक में, 460 से लेकर 370 ईसा पूर्व का जन्म काल लिया जाता है। सॉरी, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस 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 से माना जाता है। ये सुकरात से भी पहले के विचारक हैं। जब यूनान में ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित हुई उससे पहले भी कुछ ऐसे विचारक हुए, जिसमें थेलीस है, एनेक्सिमेंडर है, डेमोक्रिटस है, जिन्होंने कि किसी न किसी आधार पर इस प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए कुछ न कुछ विचारों को प्रस्तुत किया। उन्हीं में से एक है डेमोक्रिटस। 460 से 370 ये इनका जीवन काल माना जाता है, 460 से 370। एकदम कंफर्म नहीं है, बट किताबों में लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेमोक्रिटस का ये मानना था कि ये जो समूची सृष्टि है, ये जो जीव जगत है, ये जो दृश्यमान जगत है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। छोटे छोटे परमाणु, इनसे मिलकर बना है ये जगत। इसीलिए दार्शनिक विचारधारा में डेमोक्रिटस को प्रकृतिवाद का संस्थापक मान लिया जाता है कई बार। ठीक है, कि यहीं से ये विचारधारा शुरू हुई। हालांकि थेलीस भी है, एनेक्सिमेंडर भी है। कोई कहता है कि जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, कोई कहता है कि अग्नि से हुई है, कोई और कुछ कहता है। और उन्हीं में से एक है डेमोक्रिटस, जो कहते हैं कि छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से ही इस समूची सृष्टि और मानव जीवन का आविष्कार हुआ है, निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले विचारक जो इस दार्शनिक विचारधारा के हैं वो है रूसो। जिस तरीके से प्लेटो का नाम आदर्शवाद के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से रूसो का नाम जो है वो प्रकृतिवाद के जुड़ा हुआ है। 1712 से 1778 ये इनका जीवन काल है रूसो का। और पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो जो विचारक हैं, इन्हें बहुत ही क्रांतिकारी विचारक माना जाता है। जिस तरीके की इन्होंने बातें कही, जिस तरीके के सिद्धांत इन्होंने दिए जीवन को लेकर के, वो तत्कालीन जो सिस्टम था उसके बिल्कुल अपोजिट थे। किसी भी विचारक ने अपने दर्शन में क्या कहा होगा, ये जानने के लिए थोड़ा सा अगर हम उसकी जीवनी को पढ़ लें या जान लें, तो हम बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विचारक क्या कह सकता है। तो आप समझिए कि उस समय, जिस समय रूसो बड़े हो रहे थे, जिस समय रूसो का दौर था,
वो घोर अंधकार का युग माना जाता था। चर्च का चारों तरफ बोलबाला था, समाज में चारों तरफ आडंबर, दिखावा, झूठ और इस तरीके की चीजें चल रही थी। बहुत ही खराब सिचुएशन थी। व्यक्तिगत जीवन भी रूसो का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ये अपने चाचा के पास पले बढ़े, जो कि पेशे से घड़ी बनाने वाले थे, घड़ी साज थे, और वो भी कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। काफी वक्त दुर्व्यवहार करते थे, इनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और व्यभिचारी भी थे। तो शुरुआत में ये काफी इस तरीके की चीजों में रहे कि इनके अगर प्रारंभिक जीवन को हम देखें रूसो के को, तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आदमी एक दिन इतना बड़ा दार्शनिक आगे चलकर बनेगा। तो खैर, जो भी रही जीवन की परिस्थितियां, उन्होंने इनके कोमल हृदय पर बहुत ही चोट की। संवेदनशील व्यक्ति थे शुरू से ही, और वो संवेदनशीलता उभरी जाकर, कहते हैं कि रूसो एक जगह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कहीं पर एक पोस्टर लगा हुआ था, एक निबंध प्रतियोगिता होने जा रही थी, लिखा था कि द इफेक्ट ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन लाइफ, इस तरीके का एक होर्डिंग लगा हुआ था कि इस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। तो ये कहते हैं कि उस होर्डिंग को पढ़कर वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, और जाकर उस कंपटीशन में भाग लिया, और इनके ऐसे को पहला स्थान उस पूरी प्रतियोगिता में मिला। जीवन पर किस तरीके से इन्होंने विज्ञान के प्रभाव को दर्शाया, जाहिर सी बात है नकारात्मक रूप में दर्शाया, खराब रूप में दर्शाया, कि जीवन को कितना ही खराब कर दिया गया है विज्ञान के द्वारा। वो सब उस तरीके की चीजें जो रेवोल्यूशनरी थी, एकदम से अलग थी, प्रचलित व्यवस्थाओं के उलट बात करने वाले ये विचारक थे। रूसो कहा करते थे कि जो है, जैसा है, उसके ठीक उल्टा करो, आपका व्यवहार हमेशा सही होगा। इस तरीके की विचारधारा को ये मानने वाले थे। खैर, उसके बाद तो ये बहुत सारे महान विचारकों के संपर्क में आए और बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। शिक्षा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है वो माना जाता है एमाइल, और एमाइल के अलावा जो इनका और दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे राजनीति और समाजशास्त्र में बहुत सम्मान प्राप्त है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ये है, और एक है एमाइल या एमिल कह देते हैं। ये दो ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे हैं, पर हम जिनके विचारों को शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत शामिल करते हैं लेने के लिए, वो यही दो हैं, एमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं में उन्होंने समाज की पूरी व्यवस्था के बारे में और ये शिक्षा की पूरी व्यवस्था के बारे में इन्होंने अपनी बात कही है। तो चलिए सर, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये दो लोग ऐसे हैं प्रकृतिवाद के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और विचारक भी हैं जिनके नाम हमें जानना जरूरी है, जिनके कोटेशन आगे आएंगे, जिनकी बातें आगे आ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा सशक्त प्रतिनिधि अगर प्रकृतिवाद के हैं तो वो है रूसो। ठीक है, इसके अलावा जो और विचारक हैं, कई बार अरस्तु को भी माना जाता है कि अरस्तु प्रकृतिवादी थे। बहुत शुरुआत में हमने हालांकि आदर्शवाद में भी उनका नाम लिया था, तो वो विचार भी उनके हैं। उसके अलावा हॉब्स, ठीक है, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो तो है ही है, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन बहुत प्रसिद्ध विचारक थे उस समय के। इसके अलावा डार्विन, डार्विन, लेमार्क, ठीक है, स्पेंसर, स्पेंसर, डार्विन, लेमार्क, स्पेंसर, हॉब्स, लॉक, हॉक्सले, बर्नार्ड शॉ का एक नाम हमने आदर्शवाद में भी लिया था, उनका प्रकृतिवाद में भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये कुछ प्रमुख विचारक हैं, और ये है विचारधारा प्रकृतिवाद की, इस तरीके से ये शुरू हुई। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ये तो शुरुआत हुई, अब सबसे पहले अर्थ से बात की जाए। प्रकृति, प्रकृति का वाद है ये, नेचुरलिज्म कहा जाता है इसको। तो ये क्या है असल? सबसे पहले प्रकृतिवाद को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रकृति से क्या मतलब है, प्रकृतिवाद में उसका क्या रूप लिया जाता है। तो कई सारे अर्थ लिए जाते हैं प्रकृति से, एक अर्थ नहीं है। ठीक है, कौन कौन से अर्थ हैं? दो तीन अर्थ हैं जहां मैं अभी इनकी बात करता हूं। तीन सामान्य रूप से अर्थ प्रकृतिवाद में प्रकृति के लिए जाते हैं। जो पहला है वो है बालक की प्रकृति, बालक
की प्रकृति, इंसानी फितरत, इंसानी नेचर, व्यक्ति की जो नेचर है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, जो स्वभाव हम लेकर पैदा होते हैं, मूल प्रवृत्तियां जिससे हमारी प्रकट होती हैं, वो प्रकृति है, वो नेचर है। कहते हैं ना कि उसकी नेचर बड़ी खराब है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसकी आदत के संदर्भों में कई बार इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो एक वो नेचर जो इंसान की, ह्यूमन नेचर, पहला अर्थ प्रकृति का। ठीक, दूसरा अर्थ और है प्रकृति का जो बाह्य जगत से जुड़ा हुआ लिया जाता है। प्रकृति वो है जो स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जो डेवलप होती है या विकसित होती है। ठीक है, प्रकृति वह है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के पैदा होती है। जिस चीज को पैदा करने में इंसान का कोई रोल नहीं है, वो चीज हम प्रकृति कहेंगे। जैसे पर्वत है, नदियां हैं, वन हैं, ये सारी चीजें, झरने हैं, ये ऐसी चीजें जिनमें इंसान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको हम प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा अर्थ जो लिया जाता है प्रकृति का प्रकृतिवाद के अंतर्गत, और वो लिया जाता है अपरिवर्तनशील नियम। अपरिवर्तनशील नियम, ऐसे नियम जो बदले नहीं जाते, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, गुरुत्वाकर्षण का अपना सिस्टम है। हर चीज यहाँ इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो नियमों से बंधी हुई है। बिना नियम के यहाँ कुछ नहीं होता। इंसान का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है, इतनी बार हम सांसें लेते हैं। तो सब कुछ चीजें अपरिवर्तनशील नियमों से जुड़ी हुई हैं जो इस समूची सृष्टि को चला रहे हैं। उसको भी कई बार प्रकृति कहा गया है, प्रकृतिवाद। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो अर्थ सांख्य में प्रकृति का कहा गया है उससे अलग अर्थ है ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये प्रकृति के 3 अर्थ जो प्रकृतिवाद के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब थोड़ा और एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद को हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमें उन विचारकों के विचारों को जानना पड़ेगा जिन्होंने प्रकृतिवाद के विकास में योगदान दिया है। तो कुछ विचारकों के नाम हम लेते हैं यहाँ पर, और कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं प्रकृतिवाद की, उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, एक परिभाषा हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो है जेम्स वर्ड परिभाषा। जेम्स वर्ड, जेम्स वर्ड की एक परिभाषा है बहुत अच्छी, जो प्रकृतिवाद को एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में बहुत अच्छे से परिभाषित करती है। वो क्या है, जेम्स वर्ड क्या कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर को प्रकृति से अलग करता है, चेतना को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों की सत्ता को सर्वोच्च मानता है। ये वो दार्शनिक विचारधारा है। 3 बातें इन्होंने मुख्य रूप से अपनी परिभाषा में कही। एक तो ईश्वर को प्रकृति से अलग, कि ईश्वर प्रकृति से अलग करता है, उसको अलग कर दो, एलिमिनेट कर दो ईश्वर को। ईश्वर का एलिमिनेशन कर दिया, निष्कासन कर दिया इन्होंने, प्रकृति ही है जो है सो। ठीक है, ईश्वर को प्रकृति से अलग कर देता है। दूसरा, अब फिर ईश्वर हट गया, फिर चेतना की बात आ जाती, आत्मा की बात आ जाती। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं जेम्स वर्ड कि चेतना को पदार्थ के अधीन कर दिया। चेतना की जो चेतना है वो पदार्थ जन्य तत्व है, वो कोई और दैवीय चीज नहीं है। जो मनुष्य के अंदर जो चेतना है वो ठीक ऐसी ही परिकल्पना जैसी जैनियों ने दी है, जैसे बौद्धों ने दी है, उसको चैतन्य पदार्थ के रूप में मान लिया। ठीक है, ईश्वर का मामला खत्म, आत्मा का मामला भी खत्म। ठीक है, और अपरिवर्तनशील नियम जो इस सृष्टि के हैं वही सर्वोच्च है। ठीक है,
अपरिवर्तनशील नियम। ये तीन बातें इन्होंने कही जेम्स वर्ड ने अपनी परिभाषा में कि ईश्वर को प्रकृति से अलग करने वाली विचारधारा, चेतना को पदार्थ के अधीन करने वाली विचारधारा और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानने वाली विचारधारा प्रकृतिवाद है। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये तो जेम्स वर्ड की बात होगी, तो थोड़ा हमें समझ आ रहा है कुछ। ये ऐसा दर्शन होगा जिसमें आत्मा परमात्मा के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, और जो अपरिवर्तनशील नियम है जिससे ये समूची सृष्टि चल रही है उन्हीं को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। अब एक और परिभाषा के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, और वो परिभाषा है आर.बी. पेरी की। आर.बी. पेरी एक परिभाषा है ये, इस पर भी थोड़ी सी बात करी जाए। आर.बी. पेरी का प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, ये कहते हैं आर.बी. पेरी, बल्कि विज्ञान के बारे में एक दावा है। प्रकृतिवाद विज्ञान का दार्शनिक सामान्यीकरण है। विज्ञान का दार्शनिक, बहुत बढ़िया बात कही है, सामान्यीकरण है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि दार्शनिक सामान्यीकरण क्या होता है, जिसके अंतर्गत दर्शन की समस्याओं के निराकरण के लिए विज्ञान के सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। ठीक है, क्या मतलब है विज्ञान का दार्शनिक सामान्यीकरण, यानी कि जो दार्शनिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल करें। जो यही अपरिवर्तनशील नियम वाला जो तीसरा अर्थ प्रकृति का है, ये वाला इसी का पूरा सपोर्ट करते हैं आर.बी. पेरी। वो ये कहते हैं कि भाई जो भी दार्शनिक समस्याएं हैं, जो भी दार्शनिक जो क्वेश्चन है, उनका आंसर कैसे दिया जाना चाहिए, विज्ञान का सामान्यीकरण करके दिया जाना चाहिए। जो बात विज्ञान के आधार पर सत्यापित सिद्ध होती है उसको ही सत्य माना जाना चाहिए। तो यहां एक बात तो स्पष्ट हो जाती है आर.बी. पेरी की बात में कि भाई चाहे जीवन की व्याख्या जिस तरीके से भी कर लीजिए, पर उसमें विज्ञान के नियमों की प्रमुखता रहेगी। वैज्ञानिक नियमों का दार्शनिक समस्याओं पर सामान्यीकरण ही प्रकृतिवाद है। ये आर.बी. पेरी की हो गई। एक और बात कर लेते हैं, एक और विद्वान है थॉमस और लैंग। इनकी क्या परिभाषा है, ये क्या कहते हैं प्रकृतिवाद के बारे में, थॉमस और लैंग क्या कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो परिभाषा है वो थोड़ी सापेक्ष चली जाती है आदर्शवाद। ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद वो दार्शनिक विचारधारा है जो आदर्शवाद का विरोध करती है। ठीक, आदर्शवाद के जस्ट अपोजिट है। थॉमस और लैंग कहते हैं आदर्शवाद का तो विरोध कर रही है। ठीक है, और जब आदर्शवाद का विरोध करेगी तो आदर्शवाद सबसे ज्यादा फोकस करता है मन पे, तो मन का भी विरोध करेगी। यानी कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जो, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आदर्शवाद का विरोध कर रही है और मन को अस्वीकृत करता है, तथा यह स्वीकार करता है कि ये भौतिकता ही सत्य है। ठीक है, तो तीन बातें इनकी परिभाषा की हैं। एक तो आदर्शवाद का विरोध, फिर मन का निष्कासन, मन का निष्कासन एलिमिनेट कर दो मन को, और तीसरी भौतिक जगत सत्य, भौतिक जगत सत्य। ये वो विचारधारा है, थॉमस और लैंग कहते हैं कि ये आदर्शवाद की विरोधी है, मन का विरोध करती है, मन को एलिमिनेट करती है और भौतिकता को स्वीकार करती है। तो ये एक परिभाषा हो गई साहब। ठीक है, और देख लीजिए एक और बात करते हैं, और वो नाम है हॉकिंग। बहुत अच्छी बात कही है हॉकिंग ने, याद रह जाएगी बड़े आराम से। हॉकिंग, हॉकिंग की परिभाषा क्या कहते हैं हॉकिंग प्रकृतिवाद के लिए, थोड़ी सी बात करें उस पर। हॉकिंग साहब ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है, प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को संपूर्ण मानता है, नेचर ही सब कुछ है ये मानता है, और अलौकिक और परालौकिक चीजों को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो विचारधारा है प्रकृतिवाद,
ये भौतिकता की बात करती है, ये विज्ञान की बात करती है, ये दृश्यमान जगत की बात करती है, ये परालौकिक चीजें, ये ईश्वर, ये आत्मा, ये चेतना, इन सब का एलिमिनेशन करती है, इनका निष्कासन करती है और ये कहती है कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं है। जो अपरिवर्तनशील नियम है जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वही नियम को आरवी पैरी ने विज्ञान कहा है, यहाँ पर वही सब कुछ है और उसी को प्रकृति कहा गया है। ठीक है, प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति क्या है? अपरिवर्तनशील नियम, ऐसे नियम जिससे ये समूचा दृश्यमान जगत चल रहा है, वही प्रकृति है। और उसी का समर्थन करने वाली विचारधारा प्रकृतिवाद है। ये ठीक आदर्शवाद के बिल्कुल अपोजिट है। जहां आदर्शवाद एक तरफ ये कहता है कि परालौकिक सत्य, परालौकिक जगत अच्छे हैं और मन की सत्ता ही सर्वोपरि है, मन से ही जगत की जो है उत्पत्ति होती है, मन में ही विलीन हो जाता है, प्रत्ययों की जो बात है, प्रत्ययों का निर्माण मन में होता है। वही प्रकृतिवाद कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मायने नहीं है। मायने किस बात के हैं? मायने इस बात के हैं कि जो प्रकृति है वही सबसे बड़ी चीज है, सब उसी से पैदा हुआ है और ये अपरिवर्तनशील नियम के रूप में इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, विज्ञान की सहायता से उसे जान सकते हैं और हर चीज का समाधान वैज्ञानिक नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये है सब प्रकृतिवाद का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे प्रकृतिवाद के विविध रूपों को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।